पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव के कोने में एक गरीब सा मोची रहता था। न उसका कोई घर-बार था, न ही पत्नी बच्चे। वह दिन भर गांव के लोगों के जूते ठीक करता। कभी किसी का फटा हुआ जूता सी देता, तो कभी किसी के चमड़े के जूते को नया रंग चढ़ा देता। बस इन्हीं कामों से जो कुछ सिक्के मिल जाते, उन्हीं पर उसका गुजारा चलता। कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी हो पाती। यही वजह थी कि उसने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मोची दिन रात मेहनत करता, मगर दिल में एक हसरत हमेशा रहती। काश कभी पेट भरकर अपनी पसंद का खाना खा सकूं। कई दिनों से उसका मन हो रहा था कि जरा सी मजेदार खिचड़ी पकाकर खाए। चावल और दाल की खुशबू को याद करके वह मन ही मन खुश हो जाता। एक दिन उसने हिम्मत की और बाजार जाकर कुछ चावल और मूंग की दाल खरीद लाया। उस शाम उसने अपने छोटे से घर के चूल्हे पर बड़े शौक से खिचड़ी पकाई। जैसे ही खिचड़ी दम पर आई, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मोची ने सोचा, बस आज जी भर कर खाऊंगा। खिचड़ी जब अच्छे से पक गई, तो उसने एक बड़ी थाली में निकालकर एक तरफ रख दी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर उसके मन में आया कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है, क्यों न वे जूते जिनको सीकर तैयार कर चुका हूँ, उनके मालिकों को वापस दे आऊं। यूं पेट भी चैन से खाऊंगा और काम भी पूरा हो जाएगा। इस तरह वह खिचड़ी वहीं छोड़कर गांव के घरों की ओर निकल गया। इत्तफाक से उसी समय एक गीदड़, जो जंगल से भटकता हुआ गांव के किनारे तक आ निकला था, मोची के मकान के पास से गुजरा। उसने देखा कि घर खाली है, तो धीरे धीरे अंदर घुस गया। उसकी नजर सीधी उस थाली पर पड़ी जिसमें खिचड़ी अभी भी गर्मा गर्म भाप छोड़ रही थी। भूखे गीदड़ का तो दिल बाग बाग हो गया। वह कई दिनों से भूखा था। तुरंत थाली पर टूट पड़ा और तेज तेज मुंह चलाने लगा। खिचड़ी की खुशबू और स्वाद ने उसे ऐसा मदहोश कर दिया कि होश ही न रहा। तभी मोची वापस लौट आया। वह भी बेसब्री से खिचड़ी खाने के इरादे से जल्दी जल्दी घर आया था, मगर जैसे ही उसने यह नज़ारा देखा, गुस्से से भर गया। उसने देखा कि एक गीदड़ उसकी खिचड़ी पर मज़े से टूट पड़ा है। मोची ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और रस्सी पकड़कर गीदड़ को दबोच लिया। बेचारा जितना भी तड़पा, मगर मोची की पकड़ से छूट न सका। फिर मोची ने एक मोटा सा डंडा उठाया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब जब जूते सीते सीते थक जाता, तब गुस्से में आकर गीदड़ पर डंडे बरसाता। पूरा दिन बेचारा जानवर पिटता ही रहा। रात आई तो गीदड़ थका हारा, घायल और बंधा हुआ एक कोने में पड़ा रहा। उसका शरीर सूज चुका था, हड्डी पसलियां दुख रही थीं, और वह बेबसी से सोच रहा था कि अगर यही हाल रहा तो सुबह तक जान नहीं बचेगी। सुबह जब मोची अपने काम पर निकला तो गीदड़ ने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसने सोचा, अब कोई चाल चलनी ही पड़ेगी, वरना मौत तय है। वह रस्सियों के बीच करवटें बदलता रहा और कोई चालाकी सोचने लगा। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जानबूझकर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। पास ही जंगल था। दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुन ली और जवाब में चिल्लाने लगे। उनमें से एक गीदड़ उसका पुराना दोस्त भी था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज पहचानी तो और जोर से चीखा और उस आवाज का पीछा करते करते गांव की ओर निकल आया। वह ढूंढता ढूंढता आखिरकार मोची के मकान के पास पहुंचा। अंदर झांका तो देखा कि उसका दोस्त रस्सियों से बंधा पड़ा है और शरीर इतना सूजा हुआ है कि मानो अच्छे से खा पी कर तंदुरुस्त हो गया हो। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, अरे यार, तू यहाँ किस हाल में है? ये रस्सियां क्यों बंधी हैं? घायल गीदड़ ने अपना दर्द छुपाते हुए हंसने की कोशिश की और बोला, दोस्त, हम तो मजे में हैं। देखो तो कितने मोटे ताजे हो गए हैं। ये सब उस नेक दिल आदमी की बदौलत है जिसने मुझे यहाँ बांध रखा है। वह रोज तरह तरह के खाने खिलाता है, हलवा पूरी भी मिलती है। रस्सियां इसलिए बांधी हैं ताकि मैं भाग न जाऊं। दोस्त गीदड़ उसकी बातों पर यकीन करने लगा। उसने सोचा, सचमुच यह तो खूब मोटा ताजा लग रहा है। फिर उसने लालच से पूछा, यार, ये कैसा नसीब है? हमें भी बताओ, हमें भी यह मौका कैसे मिल सकता है? बंधे हुए गीदड़ ने चालाकी से कहा, देखो, मैं तुम्हें राज बता देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि किसी को मत बताना। अगर चाहो तो मेरी जगह तुम भी ये मजे उठा सकते हो। बस मुझे आजाद कर दो और खुद यहाँ बंध जाओ। बेवकूफ दोस्त तुरंत मान गया। उसने रस्सियां खोल दी और खुद बंधने लगा।
घायल गीदड़ मौका पाकर भाग निकला और आजाद हो गया। अब वह नया गीदड़ फंस चुका था। जब शाम को मोची लौटा तो उसने हमेशा की तरह डंडा उठाया और बंधे हुए गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। अब बेचारा चीखता चिल्लाता रह गया और सोचता रहा, ये कैसी हलवा पूरी है, ये तो मौत का सामान है। जब दूसरे गीदड़ की भी पिटाई हो चुकी तो पहला गीदड़ जो भागकर आजाद हो गया था दूर जाकर बैठा और अपने जख्म सहलाने लगा। उसने सोचा कि अगर रोज रोज यही हाल रहा तो एक दिन मार ही डाला जाएगा, इसलिए अब कोई बड़ी चाल चलनी जरूरी है। वह कई घंटे सोचता रहा और आखिर उसके दिमाग में एक अनोखी योजना आई। दूसरे दिन सुबह सवेरे वह मोची के पास पहुंचा और नम्रता से बोला, ए नेक दिल इंसान, कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। तुझे ऐसी इज्जत और दौलत दिलाऊंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। मोची ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे झूठे गीदड़, पहले तो मेरी खिचड़ी खा गया, फिर खूब मार खाई, अब नई नई कहानियां गढ़ रहा है, चल निकल यहाँ से। गीदड़ ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और मासूमियत से बोला, कसम खा लो, इस बार मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर मेरे कहे पर चलोगे तो मैं तुझे बादशाह की बेटी से शादी करवा दूंगा। ये सुनकर मोची हैरान रह गया। उसने सोचा, भला एक गरीब जूते सीने वाले को कौन सा बादशाह अपनी बेटी देगा, मगर फिर भी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गीदड़ भाई, अगर तुम सचमुच ऐसा कर दिखाओ तो मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम रहूंगा। गीदड़ बोला, तो सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें राजकुमार बनाना है। यह कहकर वह रुई के गट्ठर और धोबी के कपड़े ले आया और उन्हें ढेर करके बोला, देखो ये सब तुम्हारा खजाना है, ये कपड़ों के ढेर और रुई के अंबार तुम्हारी दौलत है, तुम्हें बस चुप रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर गीदड़ जंगल गया और अपने बाल नोचकर उनसे एक तरह का लिबास बना लिया। उसने खुद को एक शानदार दूत एलची का रूप दे दिया। उसकी चाल ढाल और बोली इतनी बदल गई कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि यह गीदड़ है। अब वह शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? गीदड़ ने रौबदार आवाज में कहा, मैं एक महान राजा का दूत हूं, अपने मालिक की तरफ से यहां आया हूं ताकि तुम्हारे बादशाह को संदेश दूं, फौरन खबर पहुंचाओ। पहरेदारों ने आदर से दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गए। कुछ ही देर में गीदड़ बादशाह के सामने था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरा आका मालिक एक बहुत बड़ा और धनवान राजा है। उसके पास कपड़ों के ढेर और रुई के भंडार हैं। वह अपनी बेटी की शादी के लिए योग्य दामाद ढूंढ रहा था। उसी ने मुझे आपके पास रिश्ता लेकर भेजा है। मेरा आका चाहता है कि आप अपनी राजकुमारी को उसके बेटे से ब्याह दें। बादशाह ने यह सुनकर चौंक कर सोचा, अगर यह राजा इतना मालदार है तो रिश्ता स्वीकार करने में क्या हर्ज है। उसने गीदड़ की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि उसकी बातचीत और अंदाज ही ऐसा था कि किसी को शक न होता। बादशाह ने खुशी से कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। गीदड़ ने तुरंत कहा, अच्छा तो कल बारात आएगी, आप राजकुमारी को दुल्हन बनाकर तैयार रखना। ये कहकर गीदड़ सलाम करके महल से बाहर आ गया। उधर मोची दरिया किनारे उसका इंतजार कर रहा था। गीदड़ लौटा तो उसने खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो मोची भाई, कल तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से है। ये सुनते ही मोची घबरा गया और बोला, लेकिन मेरे पास न घोड़े हैं, न हाथी, न बाराती हैं, न गहने, यह सब कैसे होगा? गीदड़ हंसकर बोला, फिक्र मत करो, सब इंतजाम मेरा है, तुम्हें तो बस दूल्हा बनकर बैठना है। अगले दिन गीदड़ ने अपनी चाल चलनी शुरू की। वह जंगल गया और सब जानवरों को इकट्ठा किया। उसने सबको धमकाया, सुनो, कल जब मोची की बारात निकलेगी तो तुम सब उसके साथ चलोगे। जो मना करेगा उसकी खैर नहीं। शेर, भेड़िया, हिरण, बंदर सब डर गए और राजी हो गए। गीदड़ ने आदेश दिया कि कल सुबह सवेरे सब मोची के घर पहुंचे। अगली सुबह गांव वाले दंग रह गए जब देखा कि मोची के दरवाजे पर जानवरों की कतार लगी है। शेर सबसे आगे चल रहा है, हिरण, बंदर, भेड़िए सब उसके साथ हैं। बीच में मोची दूल्हा बना बैठा है। लोग देखकर सोचने लगे, वाकई यह कोई बड़ा आदमी है, तभी तो इतने जानवर इसके गुलाम बनकर चल रहे हैं। जब बारात शहर की ओर रवाना हुई तो चारों तरफ हलचल मच गई। लोग तमाशा देखने निकल आए। बच्चे तालियां बजाने लगे।
औरतें छतों पर चढ़ गईं। सब हैरान थे कि इतना शानो शौकत वाला दूल्हा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जब बारात शहर के करीब पहुंची तो गीदड़ आगे बढ़ गया। वह महल के दरवाजे पर जाकर फिर से रौबदार लहजे में बोला, खबरदार, बारात रास्ते में है, फौरन सारे इंतजाम पूरे करो। मेरे आका का बेटा आ रहा है जो बादशाह की राजकुमारी का दूल्हा बनने वाला है। यह खबर महल पहुंची तो हर तरफ हलचल मच गई। बावर्चियों ने बड़े बड़े देग चढ़ा दिए, नौकरानियों ने रोशनियों का इंतजाम किया, हाथी घोड़ों को सजाया गया, गलियों को धो धोकर साफ किया गया। असल में किसी को शक ही नहीं था कि ये सब गीदड़ की बनाई हुई बातें हैं। उधर गीदड़ ने एक और चाल चली। वह सीधे एक किसान के खेत में गया। वहां कुछ मजदूर कड़ी मेहनत कर रहे थे। गीदड़ ने गरज कर कहा, सुनो, ये खेत और ये सारा अनाज मेरे मालिक का है। अगर किसी ने कहा कि ये तुम्हारा है तो अंजाम बुरा होगा। याद रखना, थोड़ी देर में बादशाह का काफिला यहाँ से गुजरेगा। अगर उसने पूछा तो सब यही कहना कि ये जमीन और ये खेत दूल्हे मियाँ के हैं। मजदूर और किसान गीदड़ की धमकी सुनकर डर गए और चुपचाप हामी भरने को मजबूर हो गए। अब जब बादशाह की सवारी बारात के स्वागत के लिए निकली और काफिले के रास्ते में वो खेत आए तो बादशाह ने पूछा, ये खेत किसके हैं? मजदूरों ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, ये सब दूल्हे मियाँ के हैं। बादशाह ने यह सुनकर मन ही मन कहा, वाह, सचमुच ये दामाद बहुत दौलतमंद निकला। गीदड़ ने यही चाल हर जगह खेली। किसी बाग में गया तो माली को धमकाया, किसी चरागाह में गया तो चरवाहों को डरा दिया। इस तरह काफिले के रास्ते में जितनी भी जमीन, बाघ या जानवर दिखाई देते, सबको मजबूर कर दिया जाता कि वे उसी वक्त बादशाह के सामने गवाही दें। ये सब दूल्हे मियाँ की मिल्कियत है। बादशाह हर गवाही सुनकर और खुश होता गया। उसने सोचा, वाकई ये रिश्ता हमारी शान बढ़ाने वाला है। आखिरकार वह महल लौटा और हुक्म दिया कि राजकुमारी को खूब सजाया जाए, क्योंकि अब उसका निकाह एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जिसकी दौलत और ज़मीन का कोई हिसाब नहीं। उधर मोची का हाल अजीब था। वह दूल्हा तो बन गया था, मगर भीतर भीतर कांप रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वह बार बार गीदड़ को देखकर धीरे से पूछता, भाई, ये सब क्या माजरा है? अगर पकड़े गए तो मेरा क्या होगा? गीदड़ हंसते हुए बोला, फिक्र मत करो, बस चुप रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस तरह बारात धूमधाम से महल में दाखिल हुई। नगाड़े बजे, शहनाइयाँ गूंजने लगी, महल की दीवारों पर मशालें जल उठी। लोग हैरत से देखते रह गए कि एक आम सा इंसान कैसा शानो शौकत वाला लग रहा है। निकाह की तैयारियां शुरू हुईं। काजी को बुलाया गया। गवाहों की कतार लग गई। बादशाह खुद तख्त पर बैठा था और उसके साथ दरबारी। काजी ने कलिमात पढ़े और राजकुमारी का निकाह मोची से कर दिया गया। इस तरह एक गरीब जूते सीने वाला पल भर में बादशाह का दामाद बन गया। शादी के बाद जब रात आई तो गीदड़ ने मोची से कहा, अब संभल कर रहना, ज्यादा बातें मत करना। जो भी पूछे बस यही कहना कि अभी तुम्हारे खजानों और दौलत के हिसाब का समय नहीं आया। कल सुबह मैं एक और चाल चलकर सब संभाल लूंगा। मोची के दिल में अब भी डर था, मगर खुशी भी कम न थी। वह सोच रहा था, कल तक मैं गरीब था, आज राजकुमारी मेरी बीवी है। ये सब गीदड़ की करामात है। राजकुमारी भी हैरान थी कि ये कैसा दूल्हा है जो ज्यादा बात भी नहीं करता और अजीब सा डरा सहमा रहता है। मगर चूंकि सब कुछ धूमधाम से हुआ था, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। सुबह का सूरज निकला तो पूरे शहर में शादी की चर्चा थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या तुमने देखा कल किस शान से बारात आई थी, कैसे कैसे जानवर साथ थे, और दूल्हे मियाँ के खेत, बागात और चरागाहों का तो कोई हिसाब ही नहीं। बादशाह के दिल में भी बहुत खुशी थी। वह सोच रहा था कि दामाद वाकई बड़ा मालदार है, अब दोनों राज्यों की शान दुगनी हो जाएगी। मगर उधर मोची का हाल ये था कि दिल ही दिल में कांप रहा था। वह बार बार सोचता, अगर कहीं सच्चाई खुल गई तो क्या होगा। इसी दौरान गीदड़ ने एक नई तरकीब सोची। उसने मन ही मन कहा, अब तक सब झूठ के बल पर चल रहा है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब बादशाह अपने दामाद की दौलत देखना चाहेगा। चुनांचे वह भागता हुआ नदी किनारे गया, जहां उसने पहले कपड़ों और रुई के गट्ठर फैलाए थे।
इस बार उसने कुछ और किसानों और मजदूरों को डराकर कहा, सुनो, अगर बादशाह या कोई दरबारी यहाँ आकर पूछे तो यही कहना कि ये सब सामान और ये दौलत दूल्हे मियाँ की है। अगर जुबान फिसली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लोग पहले ही उसकी धमकियों से डरे हुए थे, सबने हामी भर दी। उसी दिन बादशाह ने सोचा, क्यों न दामाद की जागीर और खजाने देखे जाएं। उसने दरबारियों के साथ सफर की तैयारी की और दामाद से कहा, बेटा, हमें तुम्हारी जमीनें और माल दौलत देखने की इच्छा है। मोची का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि गीदड़ ने तुरंत कहा, जहां अपना बहुत अच्छा ख्याल है, आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। इस तरह काफिला निकला और सबसे पहले वही खेत आए। किसानों ने हिदायत के मुताबिक कहा, ये सब दूल्हे मियाँ के खेत हैं। फिर बागत आए। माली ने कहा, ये बाग भी दूल्हे मियाँ के हैं। फिर चरागाहों पर पहुंचे। चरवाहों ने कहा, ये सब मवेशी और रेवड़ दूल्हे मियाँ के हैं। बादशाह ने ये सब देखकर खुशी से दामाद को गले लगाया और बोला, बेटा, वाकई तुम बहुत दौलतमंद निकले, हमें तुम पर फख्र है। अब तो मोची की जान में जान आई। वह शुक्रगुजार निगाहों से गीदड़ को देखने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मोची शाही महल में रहने लगा। राजकुमारी उससे धीरे धीरे घुलने मिलने लगी। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक दरबारी को शक हो गया। उसने चुपके से जाकर उन किसानों और चरवाहों से पूछा, सच बताओ, ये सब जागीर किसकी है? वे लोग पहले तो डर गए, मगर फिर हिम्मत करके बोल उठे, हुजूर, ये सब हमारा है। हमसे एक गीदड़ ने कहा था कि बादशाह के सामने दूल्हे मियाँ का नाम लेना, वरना मार दिए जाओगे। दरबारी ने फौरन बादशाह को खबर दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मोची और गीदड़ दोनों को बुलाया। गीदड़ तो पहले ही चालाक था। वह झुककर सलाम करने लगा और बोला, जहां पनाह, ये सब मैंने ही किया। मोची गरीब जरूर था, मगर नेक दिल इंसान है। मैं चाहता था कि उसका नसीब बदल जाए, इसलिए अपनी अय्यारी से सबको यकीन दिला दिया कि ये दौलत इसी की है। बादशाह ने गुस्से में कहा, धोखा देने की हिम्मत की। लेकिन उसी वक्त राजकुमारी बोल उठी, अब्बा, हुजूर, ये सच है कि मेरा पति गरीब है, मगर दिल का बुरा नहीं। मैंने इसे अपना लिया है, अब इसे छोड़ना उचित नहीं। बादशाह ने बेटी की बात सुनी तो सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि दामाद को सजा न दी जाए। हाँ, गीदड़ को महल से निकाल दिया गया ताकि वह दोबारा फरेब न दे सके। इस तरह एक गरीब मोची किस्मत के खेल और गीदड़ की चालाकी से बादशाह का दामाद बन गया। वह हमेशा के लिए महल में रहने लगा और धीरे धीरे अपनी मेहनत और नेक सुलूक से सबका दिल जीत लिया।